रूटीन जब थक हार जाए तो कुछ नए की जरूरत होती है और जब कुछ नया कुछ अलग होता है तो दिखता है। प्रदेश ने राइजिंग को कई बार देखा है। ये अलग बात है कि अलग नाम से अलग फॉर्मेट में, पर इस बार राइजिंग एक रूटीन से ज्यादा अलग नजर आया। पीएम मोदी खुद थे, मानो सभी को आश्वस्त कर रहे हो कि डबल इंजन देख लो और गारंटी समझ लो। पर क्या ये अलग वो दिशा है जो दशा बदल दे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। उद्योगपति बनेचंद जी मेरे साथ हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है मुकेश सिंह जी, जाना माना चेहरा, वो भी हमारे साथ हैं। बीके शर्मा, बिजनेस एडिटर समाचार प्लस, और राकेश शर्मा, सीनियर एडिटर समाचार प्लस। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत बीके आपसे कर रहा हूँ। पूर्व में भी गहलोत के टाइम पर भी आपने इस तरह के इवेंट्स को कवर किया है, राजे के टाइम पर भी आप इवेंट्स कवर कर रहे थे। आज का इवेंट क्या सचमुच उन सबसे अलग था या क्या स्थिति है? आज की इवेंट की बात अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने आके और एक तरह से ऊर्जा भरी और राजस्थान के साथ में उन्होंने एक सीधा सा एक संकेत दिया कि डबल इंजन की सरकार का फायदा यहाँ के औद्योगिक विकास को मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग रहेगा राज्य सरकार को। उन्होंने मुख्यमंत्री के विजन की तारीफ की। तो ये एक मैसेज जो राजनीतिक मंच से मिलता है, राजनीति के बड़े पदों से, वो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो नोट किया वो ये था कि कुमार मंगलम बिरला जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया और जो उद्योगपति थे आनंद महिंद्रा ने जो कहा था वो महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब एक सिनेरियो बदल रहा है, पॉजिटिविटी हमें नज़र आ रही है। जिस तरह से अभी तक की जो तैयारी की है और अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो अप्रोच किया है निवेशकों के साथ में, तो उससे लग रहा है कि कुछ बदला सा है। तो शायद अगर ये बदला सा अब धरातल पर आए आने वाले दिनों में, ये इवेंट है 3 दिन का, तो ये ठीक है, एक शोकेस होना ये भी जरूरी होता है, तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद में उनकी कार्यशैली क्या रहती है अधिकारियों की और किस तरह से जो एग्रेसिव येट कॉशियस, मैं इसी टाइप से बोलूंगा। मैं बनेचंद जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ठीक है। अब जब वो नौबत आ चुकी थी प्रदेश में कि कोई भी छाछ को फूंक कर पिएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद आए। किसी भी इन्वेस्टर को एक तरह का ये एश्योरेंस है, ये एक ऑटोमेटिक एश्योरेंस है कि 4 साल तक तो डबल इंजन है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन क्या वो एश्योरेंस उद्योगपतियों के बीच में जगह बना पाया? ये ऐसे कह सकते हैं, जो अभी योजनाएं बनी हैं और योजना का क्रियान्वयन होने के बाद उसका धरातल पे कोई फायदा मिलता है, तब तो वो उसको जनता को फायदा मिलेगा और उद्योगपति अपने उद्योग लगाएंगे। पर बेसिकली अभी तक जो देखा गया है, हम लोगों ने कई मांगे रखी थी सरकार के सामने ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर की तरफ से कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर पंपिंग सेट है, इस पे आपको टैक्स 5% करना चाहिए ताकि इसका डायरेक्टली फ़ायदा किसान को मिले। और वाइंडिंग वायर है जो एक्सक्लूसिव इसके अंदर ही लगता है वाटर पंपिंग सेट में, इसका केबल है और पैनल है, इसके पार्ट्स इसी पर रुकूं तो इन पे तो जीएसटी लगती है ना? हाँ, है ना? तो ये तो अब सेंटर से होगा। अब मोदी अगर यहाँ पर मौजूद है तो क्या ये नहीं होता स्वप्निल जी? अब जीएसटी का मामला पूरा जीएसटी काउंसिल में ही होता है। वो जीएसटी के बाहर मौजूद है नहीं, खुद पीएम मौजूद में भी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं सर। होती है इसमें ये हर सरकार का मतलब हर स्टेट का या तो जिसके पास वित्त विभाग होता है वो मंत्री संबंधित, राजस्थान से जैसे हर प्रदेश से एक प्रतिनिधि होता है जो काउंसिल में रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। एग्जैक्ट। तो वो वहां पर अपनी प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो जीएसटी काउंसिल अपने आप मान लेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो ये चीजें अब टैकल होने का एश्योरेंस मोदी की मौजूदगी से मिलता है ऑटोमेटिक या नहीं मिलता है? नहीं, एश्योरेंस तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हमने तो सीतारमण जी को लिखा था ये, परंतु ये डबल इंजन सरकार होने की वजह से मुझे ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ ये किसानों को फायदा देने के लिए इस ओर भी कदम उठाएंगे। हालांकि इन्होंने कई सब्सिडी दी है, बिजली पे इन्होंने सब्सिडी दी है, 24 घंटे बिजली देने की बात भी कही है, और स्प्रिंकलर पे भी इन्होंने सब्सिडी पहले से है और कुछ एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं। ठीक है। और कुल बजट का आप एक चीज नोट करोगे, राजस्थान के कुल बजट का 26.5% के लगभग कृषि क्षेत्र में खर्च होएगा। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फायदा किसानों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। पर
ये एक पॉइंट है, 26.5%, इसमें कोई दौराय नहीं है। मैं अब मुकेश सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ एज एन कंसल्टेंट। आप लोगों ने तो ये जो नई नीतियां अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं उस पर भी निगाह तो गुजारी ही होगी। जी जी। वो मुझे लगता है कि आज के इवेंट का एड ऑन था। हाँ बिल्कुल एड ऑन था। अभी सरकार ने भजन लाल जी ने करीब करीब 9 पॉलिसियाँ बना के और राजस्थान को और निवेशकों को बताया कि हमने आप आइए और हम आपके लिए मतलब डू इट बिजनेस के लिए उनकी सरलता के लिए उन्होंने 9 पॉलिसियाँ लागू करी हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जैन साहब कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में मैं ये मानता हूँ कि जितने भी निवेशक हैं, जो हमारे पूर्व के जो प्रोजेक्ट हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, और पिछली 4 से 5 समिट मैंने देखी हैं, उसके अंदर जो राजस्थान के जो टॉप 5 जो मैं कहूँगा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि PCPIR है आपके जोधपुर बोरावास कलावा में, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का, मतलब टॉप 5 पे नंबर 1 पे। और इसको लेके भजन लाल सरकार जी ने पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 4 से 5 बार मीटिंग कर चुके हैं। और अभी कल ही पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इस पे उनका बयान आया कि सबसे पहले टॉप पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो इस पे आप डिसीजन लें। करीब करीब 1 लाख करोड़ की योजना है और पिछले 7 साल से वो अटकी हुई है। उसका जो है DPR भी अभी जो है प्रॉपर बन नहीं पाया है। तो निवेशकों को ये जाना चाहिए मैसेज कि हमने जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है राजस्थान का, जिससे कई लाखों लोगों को फायदा होने वाला है, करीब करीब 1.5 लाख गैलन जो है क्रूड ऑयल जो है वहाँ से रोज का जो है प्रोडक्शन है, तो उस पर सरकार ऐसी योजनाओं पर सरकार तत्काल प्रभाव से डिसीजन ले। आप बेसिकली पचपदरा की बात कर रहे हैं। पचपदरा की बात वो कर तो रहा हूँ। पॉलिटिकली वैसे भी फंसा हुआ था। नहीं फंसा हुआ नहीं है सर, वो पचपदरा पूरा पॉलिटिकली फंसा हुआ हाँ था। पॉलिटिकल फंसा हुआ था, पॉलिटिकली वो फंसा हुआ था। लेकिन फिर वही बात है कि आज के इवेंट्स, ये तो बैकडेट स्टोरी है ना राकेश, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। वो अब मार्च 2025 में वहाँ शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। ये आज भी ये लेकिन उद्योग मंत्री ने बोला है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि वहाँ पर अभी जो भारत सरकार से मैं बार बार कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फाइनल स्वीकृति जो जारी होनी है पेट्रोकेमिकल के मामले में कुछ अड़चन थी, जिसमें केंद्र सरकार को वहां पर ये उसमें पैसा भी लगाना मंजूरियां देनी थी। NOCs का मामला था केंद्र सरकार की ओर से, वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का एक इशू था। पर वो पॉलिसी में कवर होगा, आज के इन्वेस्टमेंट में कवर नहीं हो रहा है। कवर है सर, 1000 करोड़ रुपए सरकार पिछले बजट में दे चुकी है। नीतियों से कवर्ड है। हाँ नीतियों से कवर्ड है। हाँ नीतियों से कवर्ड है। राकेश, मेरा एक सवाल है, हर कोई क्या ढूंढता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ढूंढता है। इस तरह के फंक्शंस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस स्टेट में अवेलेबल है या नहीं, इसकी मोहर नहीं लगती। लेकिन एक मैसेज इसके लिए ये दिया गया है कि हम अवेलेबल रहेंगे। खास बात ये भी है कि एक IAS अधिकारी की नियुक्ति पर फील्ड के लिए लगा दी गई है कि भाई आप डायरेक्ट इसके पास आओ और इसी से बात करो। ये भी एक डिफरेंस है। तो क्या लगता है आपको, पूर्व में जैसे देखें गहलोत राज का तो 2.5% रिफ्लेक्शन हुआ, जो भी रिसर्जेंट। बिल्कुल स्वप्निल जी, आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले जो ये राइजिंग राजस्थान हुआ है, इसका कंसेप्ट पहले के राइजिंग जो जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं उनसे सबसे अलग है। हाँ। क्योंकि पहले जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं वो सरकारों ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में करवाए हैं, ताकि लोगों को लगे कि सरकार काम कर रही है, रोजगार हो। ये सरकार के पहले साल में। दूसरा, इस राइजिंग राजस्थान के लिए सरकार ने ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नेतृत्व में पूरी एक 360 डिग्री के एंगल से सारे फैक्ट्स इसमें चेक किए गए हैं। चूंकि पिछली रिपोर्ट्स में जब देखा गया है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फेलियर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फेलियर्स ऑफ अदर टेक्निकल एंड अदर रीजंस, तो उनमें जो बड़ा जो एक भाग सामने आता है वो सरकारी विभागों के कारण हमारे जो MOUs हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। दूसरे नंबर पर आता है कि निवेशक। अब यहाँ सरकार ने चूंकि पहले नीतियां बनाई हैं, फिर निवेशकों को आमंत्रित किया है, नीतियों में बदलाव किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं ताकि सरकारी विभाग उसमें रोड़ा ना बन सके। नीतियां मेरे ख्याल से गुडविल में पहले लॉन्च की गई हैं, क्योंकि घूमते फिरते जो कुछ भी आपने आश्वासन दिए थे, कभी जापान में, कभी कोरिया में, कभी कहीं,
उसको दिखाने के लिए ये नीतियां पहले लॉन्च होना जरूरी थी? बिल्कुल। देखो, सरकार को जब इन्वेस्टर्स को यहाँ आमंत्रित कर रही है, कोई भी व्यक्ति जब अपना पैसा लगाएगा तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस जगह पर, क्योंकि अब से पहले एक नकारात्मकता राजस्थान में माहौल बना था कि लोग यहाँ इन्वेस्टर्स मीट तो आयोजित किए जाते हैं लेकिन निवेशक आते नहीं है। इस बार मुख्य सचिव ने खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार के, उनको ये ड्यूटी लगाई है, चूंकि वो एक क्रीम लॉबी भी है और समझाने में भी सक्षम है, और ऐसे जो व्यापारी हैं, जो उद्योग वर्ग है, उनको भी ये इस तरीके से एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर आगे सामने लेकर। बीके, मैं एक इंटरवेंशन चाहता हूं रिलायबल वर्ड पे। रिलायबल वर्ड का इस्तेमाल पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिलायबल है। हिस्ट्री ऐसा सजेस्ट नहीं करती इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब अगर आपने रिलायबल कहा है तो उसे साबित करना होगा। क्या फैक्टर है जिसकी वजह से रिलायबल शब्द राजस्थान के लिए जोड़ा जा सकता है आज की डेट में? रिलायबल का एक केवल ये है कि इन्वेस्टर्स को ये एक भरोसा दिलाने वाली बात है, और अगर प्रधानमंत्री मंच से ये बात कहते हैं तो इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता उन पर भरोसा करती है। और उसके बाद में जो संबोधन हुए थे बड़े उद्योगपतियों के, उन्होंने उसमें भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर भरोसा करते हैं, और उन्होंने वो आके यहाँ पर एक मैसेज दिया है उन्होंने कि यहाँ आपको केंद्र सरकार से भी पूरी मदद मिलेगी। तो रिलायबिलिटी अब सर मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी की गारंटी अब इसके साथ एड ऑन हो चुकी है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो रिलायबिलिटी फैक्टर पीएम मोदी हुए। स्टेट मशीनरी, क्या वो रिलायबिलिटी फैक्टर है बनेचंद जी? स्टेट मशीनरी क्या रिलायबल फैक्टर में? चलिए पीएम मोदी आ गए, हो सकता है क्या, बल्कि सीएम भजन लाल भी हो गए, लेकिन रिलायबिलिटी तो सिस्टम और जो पूरी मशीनरी है उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग से आती है। देखिए साहब, इसमें तो एक ही बात देखी जा सकती है, प्रधानमंत्री पे लोग भरोसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता का, सरकारी मशीनरी का, किसानों का, युवाओं का, उस पर प्रधानमंत्री कोई चीज़ बोलते हैं तो ये देखा जाता है कि ये 100% होना चाहिए ये काम, परंतु काम यहाँ की सरकार को करना। हाँ। यहाँ के सीएम साहब हैं, वो यहाँ की मशीनरी को आगाह करे कि भाई कितने दिन में समय पाबंद कर दो हर एक चीज का, टाइम बाउंड। हाँ, टाइम बाउंडिंग हो कि भाई तुम्हारे को 7 दिन में जमीन मिल जाएगी, 7 दिन के अंदर आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। जो सड़क टूटी हुई है वो 7 या 10 दिन या 15 दिन में टाइम फिक्स कर दिया, उस टाइम तुम्हारी सड़क बन जाएगी। यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर में अब बन जाएंगे। आप इंफ्रा की बात कर रहे हैं, बीके भी कुछ जोड़ रहे थे, बीके शॉर्ट में जोड़ दीजिए, क्या बोल रहे हैं? ये है कि जितने भी आप देखेंगे कि अब भजनलाल सरकार का जो तरीका है, जैसे सुधांशु पंत है, उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार की सहमति के साथ बड़े जो डिसीजन है वो उस लेवल पे लिए हैं। अब उनकी जो लायबिलिटी केंद्र के साथ भी है, तो आप ये जो उन्होंने भरोसा दिलाया है उस मंच से, उसका कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी भी अब उसी रोड मैप पर उसी तरह से काम करेगी, और ये हम उसकी गारंटी लेते हैं। नहीं, इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं मुकेश सिंह जी। जो नई नीतियां आई, अगर आपने उसको स्टडी किया हो, उसमें कई सारी चीजों को सेंटर से लिंक करने की कोशिश हुई, या तो सेंटर की योजनाओं से लिंक करने की कोशिश हुई, या फिर आप देखेंगे इनडायरेक्टली सेंटर को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश हुई, ताकि ये एक सिंगल रोड ना बचे। उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी नीतियां बना दी, लेकिन नीतियां बनाना एक अलग बात है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। अभी मैंने देखा कि ये समिट में अभी अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्होंने बहुत सारे लोन लेने की कोशिश करी है। पिछले 6 महीने में ये लोग लोन ले रहे हैं, तो इनके पास फंड नहीं है। तो कुल मिलाकर जब फंड की आवश्यकता होगी तो ये लोग को केंद्र की तरफ मुंह देखना पड़ता है। और अभी बार बार मोदी जी का आने का कारण यही है कि हमको ये नीतियां बनाई हैं उस पर डिपेंड है केंद्र सरकार पे, वहाँ से इनको फंड रिलीज की आवश्यकता है। और पिछले भी प्रोजेक्ट्स में यही देखा गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं होने की वजह से वो धरातल पर नहीं आ पाए। तो बहुत आवश्यक है कि नीतियां बनाना अलग बात है, और जो अधिकारियों ने नीतियां बनाई हैं वो साथ में वो अधिकारी उसके रहे भी, तो हर 6 महीने में जो आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट समिट में मेन ये देखना होगा कि नीतियां बनाकर उसको धरातल पर लाने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। कोई चेंजेस, इन्वेस्टर जो भी आएंगे वो सिर्फ 4 चीज देखता है। एक तो मेरे को जमीन क्या रेट मिलेगी, मशीन पे सब्सिडी क्या मिलेगी, बिजली की दर क्या होगी, और ये सड़क की व्यवस्था वहां पे कैसा है, आवागमन जो होता है। जब ये चारों कनेक्टिविटी, ये चारों 5 चीजें यदि
कोई डेवलप नहीं हो, जैसे सेज के अंदर है 15 साल हो गए इसको बने हुए, खटवाड़ा रोड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का मुंह कहाँ कड़वा होता है। लोगों का मुंह यहाँ कड़वा होता है कि इन 4 पॉइंट्स को देखते देखते उसे ये भी देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ कहाँ अपनी जेब खोलनी पड़ेगी, मुझे कहाँ कहाँ अपना पैसा डालना पड़ेगा, किस किस को ये पैसा देना पड़ेगा। वो रास्ते मोदी के सामने बंद होते हैं। इन्वेस्टर जो भी आएगा वो कमाने के लिए आएगा, कोई खोने के लिए तो आएगा नहीं। जब कमाने के लिए आएगा तो वो ये चीजें तो बेसिकली देखेगा। आजकल तो कोर्ट के अंदर जुड़ती है। सर मजे की बात ये है, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा कि इस समिट में जो आप देखेंगे कि बता रहे हैं कि 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयू में 70% जो एमओयू साइन 35 लाख करोड़ प्लस 35 लाख करोड़ प्लस, उसमें से 70% जो एमओयू साइन हुए हैं वो अक्षय ऊर्जा के हैं। और अक्षय ऊर्जा की आज की तारीख में जो बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसको अक्षय ऊर्जा में चाहिए रहेगी लैंड और दूसरी कनेक्टिविटी। करेक्ट। और वर्तमान में आप देखेंगे कि 2030 तक कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि 70% एमओयू आपके धरातल पे आने वाले नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल फैक्ट ये तो अंदेशा हुआ नहीं है, अंदेशा नहीं है, फैक्ट है। आप अक्षय ऊर्जा में आप बात करेंगे आप तो कनेक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एसटीयू और सीटीयू। ठीक है, दोनों के लिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप ही नहीं है, और जो डेवलप होने वाला है उस पर कनेक्टिविटी अबाउट हो चुकी है। तो 2028 से लेकर 30 तक कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि 70% एमयू जो भी साइन हुए हैं तो ये विजन प्लस पे चला जाएगा, लेकिन बाकी का 30% अगर अपना उसका आधा भी अगर 15% भी हो गया तो ये पास्ट की सारी गवर्नमेंट से बेटर साबित होगा ये राइजिंग राजस्थान। राकेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया है, राजस्थान का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा संभावना है, चाहे वो यहाँ खेती हो, किसान हो, युवा हो, उनको किस तरीके से रोजगार उपलब्ध। अगर हम राजस्थान में ये बात करें कि यहाँ पर हम ढेर सारी ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे जिनके लिए हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, ऐसे वादे करना भी गलत है। सरकार उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, खासतौर पर जहाँ राजस्थान में लोगों का अब तक जो सकारात्मक रुझान सामने आया है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लोगों को संभावनाएं हैं। चूंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर हब बनाना है हमें राजस्थान को, उसके लिए अभी यहाँ से व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। ये अंत नहीं है, आरंभ है। तो ये आरंभ है, तो अभी जो बीज रोपित किया जाएगा ये धीरे धीरे, क्योंकि सौर ऊर्जा में जैसे इन्होंने बताया कि सौर निश्चित तौर पर तकनीकी समस्याएं होती हैं, तकनीकी समस्याएं सब चीज पर होती है, लेकिन सरकार की विचारधारा लॉन्ग टर्म। मुकेश जी 2 सेकंड, क्या ये अनसॉल्वेबल है? कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, क्या ये अनसॉल्वेबल है? अगर सॉल्वेबल है तो डबल इंजन सॉल्व करेगा। अनसॉल्व है, मैं आपको बता दूं, ये सॉल्व, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दूं कि ये 2 तरह की चीजें हैं। इसमें है जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग। तो जनरेशन में हम यहाँ पर नंबर 1 है अभी पूरे देश में, और अभी उसकी संभावना है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, इधर काफ़ी सारा, और लैंड भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। सर मेरा मुद्दा ये है कि जो रेडिशन एक अलग बात है, लेकिन जो भी निवेशक आ रहा है तो उसको सरकार को देखना चाहिए पहले कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। लेकिन हकीकत ये, मुकेश एक बात बताइए, सरकार ने उद्योग नहीं लगने की वजह क्या रही? लेकिन सरकार ने किसी भी निवेशक को ये थोड़ा ना कहा होगा कि ये नहीं हो पाएगा। उन्होंने निवेशक को बताया होगा कि हमारा रोड मैप ये रहेगा, कम से कम ये 8-9 साल तक स्ट्रेच होगा। अगर आप फिर भी भरोसा रखते हैं तो आइए। मुझे नहीं लगता कि किसी को अंधेरे में रखा गया होगा। स्वप्निल जी देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, राजस्थान सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश में अभी भी अव्वल है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित जो आस पड़ोस के बड़े जो राज्य हैं जहां पर सोलर एनर्जी की संभावना है, उनमें बहुत तेजी से बहुत आगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां अभी तक का जो रेशो है वो 92:8 का है, यानी 92% सौर ऊर्जा एक सही क्षेत्र में जा रही है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, चूंकि सोलर एनर्जी की संभावनाएं राजस्थान में ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट, चूंकि राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान एक ऐसी जगह है जो पड़ोसी राज्यों को भी सप्लाई कर सकता है प्रोडक्शन के बाद में। ठीक है, यहाँ आप सही कह रहे हैं। अक्षय ऊर्जा में मैं बार बार इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ कि जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उसमें से 70% जो एमओयू जो है वो अक्षय ऊर्जा के लिए हुए हैं। और मेरा ये सवाल है सरकार से कि आपने एमओयू साइन कर ली है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
वो अगले 2030 तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एमओयू तो साइन कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन आपके पास हो इंफ्रास्ट्रक्चर सकता है विजन सेल किया हो और विजन सेल आउट हुआ हो, है ना बीके? विजन मोटे तौर सेल पे आउट तो यही हुआ कहा है, और साथ में जो पिछली सरकारों ने मुझे लगता साधारण है शब्दों में। इसमें जो ये जो जनरेशन वाला मामला है, इसके साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग को ये जोड़ देते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है कि जो कंपोनेंट जो बनाने के लिए जो यहाँ इंडस्ट्री लगती है ना, वो पैनल बनाने के लिए जो इंडस्ट्री लगती है वो नहीं है। नई नीतियों में उससे तो जुड़ी उससे बातें ही भी हैं। एक और बात इसका नई negative- नीतियों में उससे जुड़ी बातें भी हैं। एक नकारात्मक पहलू ये है इसका कि इससे मैन पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। बहुत बड़े एरिया में ठीक है। प्लांट लग जाते हैं तो वहां पर 2-4-5 लोग ही उसको संभाल सकते हैं। इससे ये एक बड़ा कारण है। ये बहुत बड़े ये मैं सहमत हूँ सर कि अक्षय ऊर्जा के 70 साइन जो एमओयू हुए हैं, मैं बार बार मेरा प्रश्न ये है कि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा में जब जितने भी इन्वेस्टमेंट है इतने करोड़ों का, उससे यहाँ के राजस्थान के नागरिकों को कोई फायदा होने नहीं वाला है। इमीडिएटली नहीं होने वाला है। इमीडिएटली नहीं होने वाला है या होने आगे भी नहीं होने वाला है। अच्छा, कि ठीक उसमें है। रोजगार बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से। यदि Employment- आप प्लांट लगाएंगे। देखिए अक्षय ऊर्जा को के अगर हम सिर्फ इसको रोजगार से ही देखते हैं, ये सही दृष्टि नहीं है। निश्चित तौर पर रोजगार की संख्या कम हो सकती है दूसरे उद्योगों की तुलना में, लेकिन अक्षय ऊर्जा चूंकि राजस्थान में बहुत बड़ा भूभाग है, यहाँ जो 65 से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ आज हम उद्योगों की बिजली दर देखें, हम अगर किसानों को बिजली की उपलब्धता के आंकड़े के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम है। वहाँ हमें ऊर्जा की बेहद ज्यादा जरूरत है, ताकि संसाधन उपलब्ध या व्यवस्था उपलब्ध ठीक है, होगी तो मैं किसान। लास्ट में एक ही चीज कहूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि इसी तरह के आयोजन पूर्व में भी देखे गए, लेकिन वो अमूमन किसी पार्टी के मैनिफेस्टो की तरह ही बन के रह गए, वो महज एक घोषणा पत्र बन के रह गए। लेकिन ये जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, ये महज घोषणा पत्र बनकर न रह जाए, इसका ख्याल सीएम भजनलाल और प्रधानमंत्री मोदी को रखना है। आज के आयोजन का सार देखो, कांग्रेस सरकार ने भी करे थे, हाँ। वसुंधरा सरकार ने करे थे, गहलोत सरकार ने करे, जिसने आयोजन करा ना, वो जैसे राकेश जी भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि वो जाते जाते करते हैं, चौथे या 5वें वर्ष यहाँ में पहले करते साल हैं। हुआ है। परंतु ये पहले साल में, ये तो अच्छी बात आपके है। पास 4 साल है। परंतु इसमें एक और माइनस पॉइंट ये है कि हाँ। जब तक आप सुविधाएं नहीं दोगे ना, हाँ। तब तक तो उद्योगपति अपना पैसा इसमें नहीं डालेगा। सुविधाएं जैसे देखिए, शुरुआत के बना हुआ है, उसमें अभी तक 15 साल से शुरुआत के सुविधाएं साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कोई चीज शुरू होती है तो वो दिखाई दे जाती है। असली शुरुआत रिसर्जन राजस्थान समिट खत्म होने के बाद होनी है, और वो पहले दूसरे दिन में ही समझ में आ जाएगा कि हम उस दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे ये हैं। पहले है ना? करनी चाहिए। बनेचंद जी, हर व्यापार वर्ग किसी प्रदेश से या लोगों से ही कमाता है, वो व्यापार से कमाता है। सिर्फ सरकार का काम ही नहीं होता है, या सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्थाएं करे, लेकिन हम अगर दूसरे देशों में देखें तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जब वो उद्योग लगाते हैं तो वो सीएसआर के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में उस क्षेत्र का एक नैतिकता के नाते उस क्षेत्र के विकास के Indirect नाते भी benefits। विकास करते हाँ, बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी indirect सिर्फ benefits। सरकार ठीक की। है। एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये राइजिंग राजस्थान समिट जो हुआ है वो महज एक मैनिफेस्टो न नजर आए, बल्कि उसमें से ज्यादा परसेंटेज धरातल पर उतरे। पास्ट का रिकॉर्ड यही है 2.5% और 7.5%। उसको सिर्फ क्रॉस कर देना बेहतर नहीं होगा, उसको लैंडमार्क तरीके से क्रॉस करना ज्यादा बेहतर कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।